हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस क्रम में आज भी कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। आज के प्रश्नों की भाषा थोड़ी सी लंबी है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर लंबा प्रश्न है तो समझिए कि वो आपके लिए और आसान है, क्योंकि वो ढेर सारी सूचनाएं आपको दे देता है। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ चुके होंगे अब तक, और जो भी प्रश्न है उसको बड़ी आसानी से आप हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यानी इसमें से एक कथन भी सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है, हाल ही में भाषड़ी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। दूसरा कथन है, भाषड़ी भारत का एक AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है। तो सबसे पहले हम लोग भाषड़ी के विषय में ये देख लें कि भाषड़ी क्या है, उसके बाद इस प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। भाषड़ी, जो ये दूसरा कथन है, भाषड़ी भारत का एक AI संचालित भाषा अनुवाद मंच है, ये बिल्कुल सही कथन है। भाषड़ी जो भारत की स्थानीय भाषाएं हैं उनके अनुवाद के लिए एक AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक अनुवाद मंच है। 2021-22 के बजट में माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने यह घोषणा की थी कि एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की मांग बढ़ रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत हुई 3 वर्ष के लिए। इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अब इसका संचालन कौन कर रहा है? इस मिशन का संचालन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन डिजिटल इंडिया भाषड़ी प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अधीन डिजिटल इंडिया भाषड़ी प्रभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस मिशन को भाषड़ी नाम दिया गया, यानी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। इस मिशन को, जो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन को भाषड़ी कहा गया, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और इसका संचालन कौन कर रहा है? इसका संचालन कर रहा है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके अधीन डिजिटल इंडिया भाषड़ी प्रभाग बनाया गया है, जो इसका संचालन कर रहा है। तो इसमें अब तक समझौता ज्ञापन पर 8 राज्यों ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें से त्रिपुरा जो है वो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जो भाषड़ी के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, यानी जो C विकल्प है, 1 और 2 दोनों सही। 1 और 2 दोनों सही, C विकल्प जो है ये इस प्रश्न का सही है। इस भाषणी ने महाकुंभ के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकुंभ जनवरी-फरवरी 2025 में प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें भाषणी ने 11 भाषाओं में, 11 भारतीय जो भाषाएं हैं, 11 भाषाओं में विभिन्न सूचनाओं का प्रसारण किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाकुंभ में भाषणी ने कितने भाषाओं में सूचनाओं का प्रसारण किया, कितने भाषाओं? तो ये कुल 11 भारतीय भाषाओं में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रसारण इसके द्वारा किया गया। जो कार्यक्रमों की समय सारणी थी, महाकुंभ के दौरान जो घोषणाएं की जा रही थी, जो सुरक्षा के दिशा निर्देश थे, इनसे संबंधित जो सूचनाएं थी वो भाषणी द्वारा 11 भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया था। अब अगला प्रश्न, लिट्स 2024
रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? पहला कथन है, लीड्स सर्वेक्षण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा लीड्स रिपोर्ट जारी की जाती है और यह 2018 से जारी की जा रही है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट में 10 धारणा आधारित संकेतकों को 3 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इस रिपोर्ट में 10 धारणा आधारित नहीं बल्कि 17 धारणा आधारित संकेतकों को 4 प्रमुख स्तंभों में के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन दूसरा जो है वो गलत है। तीसरा कथन है, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने स्थलरूद्ध राज्य श्रेणी के अंतर्गत अचीवर के रूप में स्थान प्राप्त किया है। तो ये कथन भी सही है। स्थलरूद्ध राज्यों की जो अचीवर श्रेणी है उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है और तेलंगाना है। ये 4 राज्य जो स्थलरूद्ध राज्य के अचीवर श्रेणी में है वो 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और तेलंगाना। फास्ट मूवर्स में स्थलरूद्ध राज्यों में मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, बिहार है। तो इस तरह से ये कथन 2 जो है इसका गलत है। ठीक, तो अब आंसर देख लिया जाए। तो बी आंसर इसका सही है, कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? मुल्ला पेरियार बांध विवाद जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसमें पहला कथन है, यह तमिलनाडु के इडुक्की जिले के थेकड़ी में स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो यह जो पहला कथन है यही गलत है। इसलिए गलत है कि यह तमिलनाडु में नहीं है, यह बांध केरल के, यह जिला तमिलनाडु में नहीं है, यह जिला केरल में है। तो यह बांध केरल में है। केरल के इडुक्की जिले के थेकड़ी में पेरियार नदी पर स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। यह कथन सही है, यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। तीसरा कथन है, यह तमिलनाडु और केरल की सरकारों के मध्य बांध की सुरक्षा, संचालन और मरम्मत को लेकर मतभेद रखती है। तो यह विवाद भी इसीलिए हुआ था कि केरल कुछ कह रहा था, तमिलनाडु कुछ कह रहा था। केरल का मानना है कि बांध की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की केरल ने। उसने कहा कि अब ये नया बांध बनाने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहुत पुराना बांध है। यह बहुत पुराना बांध है, 125 वर्ष पुराना बांध है। तमिलनाडु ने क्या किया कि बांध के जल स्तर को बढ़ाया 136 फीट से 142 फीट करने तथा अन्य सुदृढ़ीकरण उपायों की मांग की थी। लेकिन केरल का कहना था कि बांध ही बहुत पुराना है, इसके टूटने की संभावना है, इसलिए इसे नया बांध बनाया जाए। ठीक, तो ये कथन भी सही है, तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो विकल्प में दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन शिकायतों की जांच की जाए और जांच के लिए एक पर्यवेक्षण समिति बनाया जाए। तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति, पर्यवेक्षी समिति बनी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? पहला, EPIC इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिसे हम लोग कहते हैं,
इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रत्येक मतदाता के लिए 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो मतदाता पहचान पत्र पर आप देखते हैं कि उस पर 10 अंकीय एक कोड है। ठीक, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इस प्रश्न में कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों को पढ़ते समय आप एग्जाम हॉल में ये ध्यान दीजिएगा कि सही नहीं पूछा जा रहा है कि सही है पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि हम सही जानकर प्रश्न को करते हैं लेकिन सही नहीं है पूछा जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सही नहीं है, लेकिन पहला कथन यहाँ सही है, वो 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। दूसरा कथन है ईरोनेट क्या है। ईरोनेट वर्ष 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है। तो ईरोनेट जो है 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता सूची के केंद्रीकृत प्रबंधन के लिए है। ये भी कथन सही है, यानी जो विकल्प है उसमें न तो एक गलत है और न तो दो गलत है। न तो एक गलत है और न ही दो गलत है। ठीक, तो न तो एक और न ही दो, यानी डी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 12 फरवरी 2025 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। माननीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा फरवरी में संपन्न की, 10 से 12 फरवरी के बीच। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। तो ये दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रांस का दौरा किया 10 से 12 फरवरी के बीच, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। ठीक, और इसी में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की कि भारत अगले AI एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार 2026 में नई दिल्ली में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन की घोषणा की। इन दोनों नेताओं ने इसी यात्रा के दौरान यह घोषणा की कि 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 को मनाया जाएगा। ठीक, तो कौन सा सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, यानी सी विकल्प जो है वो सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। फरवरी 2025 के मध्य यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स ने अपना पहला भारतीय दौरा किया। यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स ने अपना पहला दौरा किया। दूसरा कथन है यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जो वर्ष 2023 में कुल भारतीय व्यापार में 12.2% हिस्सा रखता है। तो इसमें फरवरी 2025 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष
लेएन के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स ने अपना पहला भारतीय दौरा किया। ये बिल्कुल सही कथन है। और यूरोपीय संघ जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसकी भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी भी 12.2% है। तो इस तरह से दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही हैं तो विकल्प क्या है? दोनों कथन सही है, ये और एक और दो, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 170 है। क्या 170 है? नहीं, 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, चुनाव परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 26 वर्षों के बाद दिल्ली में जीत हासिल की। बिल्कुल सही है, 26 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुमत हासिल की। तीसरा, रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो रेखा गुप्ता ने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। यह भी कथन सही है। चौथा कथन है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के परवेश साहिब सिंह से नई दिल्ली विधानसभा सीट हार गए। यह भी सही है, यानी केवल एक जो पहला कथन है वही गलत है। जो पहला कथन है वही गलत है, यानी केवल एक गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने हेतु भारत के सामाजिक सुरक्षा डाटा पुलिंग अभ्यास के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने अपने डाटा की सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए जो डाटा पुलिंग अभ्यास है उसको शुरू किया हुआ है। दूसरा है, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 48.8% से घटकर 2024 में 24.4% हो गया है। तो ILO की जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भारत में जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ये दूसरा कथन गलत है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह 2021 में इतना था और यह बढ़कर 2024 में 48.8% हो गया। लेकिन जो भारत सरकार है उसका मानना है कि ये तथ्य सही नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि ये तथ्य नहीं सही नहीं है। हमारा जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो सिर्फ 48.8% ही नहीं है। हमारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज इससे ज़्यादा है। हमारा सामाजिक सुरक्षा कवरेज लगभग 65% तक है। लगभग 65%। भारत सरकार का मानना है कि लगभग 65% तक हमारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है। विभिन्न योजनाओं के तहत जैसे आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ई श्रम पोर्टल है, अटल पेंशन योजना है, गरीबी घटाना है। तो इन तमाम योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार अपने लोगों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देती है, वो नगद रूप में हो या वस्तु के रूप में। तो ये जो डाटा है 48.8%, ये कम है। इससे ज़्यादा लगभग 65% तक हम अपने जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा कवच से कवरेज दिए हुए हैं। ठीक, तो इसलिए ये रिपोर्ट ILO वाली महत्वपूर्ण हो गई है। अगला, तो इसमें विकल्प देख लीजिए कौन सा सही है। तो कौन सा सही की बात की जा रही है? तो केवल एक सही है। ठीक, दूसरा तो हम लोगों ने गलत देखा है।
अब अगला प्रश्न है, वायलर अधिनियम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वायलर अधिनियम 2025 वायलर अधिनियम 2025 से संबंधित कुछ कथन है। उन कथनों को देखा जाए। पहला कथन है, वायलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। वायलर एक ऐसा उपकरण है जिसमें दबाव की सहायता से भाप उत्पन्न की जाती है। बिल्कुल सही है। ठीक। दूसरा, वायलर संविधान की संघ सूची का विषय है जिससे इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। वायलर संघ सूची का विषय है, लेकिन ये कथन गलत है। वायलर्स जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय, ठीक, समवर्ती सूची का विषय है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, संसद भी और राज्य विधानमंडल भी। तीसरा कथन है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वायलर्स बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। वायलर्स अधिनियम एक पुराना अधिनियम था। भारत सरकार जो एक सदी के पूर्व के जो अधिनियम थे, तो उन सभी अधिनियमों को का नवीनीकरण कर रही हैं। जो अधिनियम समय के सापेक्ष उपयुक्त नहीं रहे हैं उनको समाप्त किया जा रहा है, उनकी जगह नए अधिनियम बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही 1923 का वायलर अधिनियम था जिसकी समीक्षा की गई और इसकी जगह एक नए अधिनियम का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। वही वायलर अधिनियम 2025 है। ठीक। तो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वायलर्स बोर्ड के गठन का प्रावधान है। तो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय वायलर्स बोर्ड का गठन का प्रावधान है, यानी ये सही है। यह जो है बोर्ड राज्य सरकारों को वायलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए निरीक्षक नियुक्त करने का अधिकार, निजी व्यक्तियों को वायलर के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए मान्यता का प्रावधान, विभिन्न अपराधों को दंड का प्रावधान, 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों। तो यह बोर्ड इतना कार्य कर सकता है। तो इसमें जो गलत है वो दूसरा कथन गलत है कि वायलर संविधान की संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि समवर्ती सूची का विषय है, यानी 1 और 3 इसमें सही है। 1 और 3 इसमें सही है। ठीक। अब अगला प्रश्न, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल एवं अन्य मामले से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? इस प्रश्न को एक बार और हमने दिया था, तो इसमें जो कथन है कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधेयकों संबंधी समय सीमा एवं दिशा निर्देश तय किए। दूसरा कथन है, निर्णय के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार हेतु लौटाता है और विधानसभा उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजती है तो अधिकतम 3 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना होगा। तो अधिकतम 3 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन करना होगा उसका। तो यह जो तमिलनाडु राज्य सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल का जो मामला है, यहाँ तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, तो तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 2020 से 2023 के बीच विधानसभा से 12 विधेयक पारित करके भेजे गए और राज्यपाल है RN रवि। पीछे हमने जो प्रश्न पूछा था वो यही पूछा था कि कौन राज्यपाल है। तो राज्यपाल यहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। इसको भी ध्यान रहे, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल थे। तो इनको 2020 से 2023 के बीच कुल 12 विधेयक विधानसभा ने पारित किया और राज्यपाल महोदय ने इन विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया। तब तमिलनाडु सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात जो दिशा निर्देश दिया उसमें उसने राज्यपालों के लिए समय निर्धारित कर दिया कि कोई विधेयक जब आपके सामने आए तो आप उसमें क्या करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत
पूर्ण न्याय के अधिकार का प्रयोग करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किया। तो ये दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देश में कहा गया कि यदि राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है राज्य की तरफ से, राज्य मंत्रिपरिषद की राय के विरुद्ध विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहते हैं तो अधिकतम 3 माह के अंदर ऐसा करेंगे। अगर कोई विधेयक उनके पास आता है राज्य सरकार की सलाह के विपरीत किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करते हैं तो उन्हें उस विधेयक को अपनी आपत्तियों कारणों का संदेश संलग्न करते हुए अधिकतम 3 माह के भीतर विधानसभा को लौटाना होगा। यानी कोई विधेयक आ रहा है तो 3 माह के अंदर उन्हें विधेयक को लौटा देना होगा या राष्ट्रपति के पुनर्विचार के या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे भेज देना होगा। यदि राज्यपाल ने पहले किसी विधेयक को विधानसभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया था और विधानसभा ने उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजा है तो अधिकतम 1 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना होगा। यदि कोई एक तो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो 3 माह के अंदर उन्हें आपत्तियों सहित लौटा देना है और फिर विधानसभा ने उस पर पुनर्विचार करके उसे पारित किया तब पुनः राज्यपाल के पास आया तो 1 माह के अंदर उसे उनका अनुमोदन करना होगा। इस दूसरे कथन में कहा क्या जा रहा है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार हेतु लौटाता है और विधानसभा उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को भेजती है तो अधिकतम 3 माह के भीतर राज्यपाल को अनुमोदन देना होगा। ये गलत है क्योंकि अब ये समय सीमा 1 माह रह गई है। पहली बार जब विधेयक आ रहा है तब उन्हें 3 माह तक रोक के रखना है, या तो लौटा दें 3 माह के अंदर या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दें। लेकिन जब लौटाने के बाद विधानसभा ने पुनर्विचार करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा है तब उनके पास 1 ही माह का समय है, 1 माह के अंदर उन्हें अनुमोदन देना होगा। ठीक, तो दूसरा कथन सही नहीं है, तो केवल 2 इसमें सही नहीं है। ठीक, अब अगला वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में सही कथनों को चिन्हित कीजिए। सही कथनों को चिन्हित कीजिए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में ये कथन है। इस सूचकांक को यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस सूचकांक को, यहाँ इसे सूचकांक भाषा थोड़ी सी सुधार लीजिए, इस सूचकांक को यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो यह कथन सही है। दूसरा, बहुआयामी गरीबी की सर्वाधिक संख्या उप सहारा अफ्रीका में निवासित है। बहुआयामी गरीबी की सर्वाधिक संख्या उप सहारा अफ्रीका में निवासित है। यह भी बिल्कुल सही है। बहुआयामी गरीबी संबंधी जो डाटे आए हैं और यह जो सूचकांक आया है तो इसमें सर्वाधिक गरीबी कहाँ दिखाई गई है? सर्वाधिक गरीबी उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में सर्वाधिक गरीबी देखी गई है। तीसरा, गरीबों की संख्या वाला देश, सर्वाधिक संख्या वाला देश भारत है। गरीबों की संख्या वाला सर्वाधिक संख्या वाला देश भारत है। तो गरीबों की सर्वाधिक संख्या वाला देश भी भारत है। यानी ये तीनों कथन इसके सही हैं। जो विकल्प है 1, 2, 3 तीनों सही हैं इसके। अब थोड़ी सी इस रिपोर्ट को और ढंग से हम लोग देख लें, क्योंकि इसमें जो गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी की बात की गई है, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की जो स्थिति है उसमें वह संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं दिख रही है, भारत में ही। सूचकांकों से संबंधित एक अलग से हम प्रश्नों का एक अलग से सेट किया जाएगा जिसमें सभी सूचकांकों, क्योंकि सूचकांक से एक प्रश्न रहेंगे आपके
पेपर में, तो सूचकांकों से संबंधित एक 20-25 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। तो इसमें कहा गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया है यूएनडीपी और जो मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय और यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसमें कहा गया कि जो उप सहारा क्षेत्र है उसमें कुल गरीबों की जो संख्या है उसका 48.2% उप सहारा क्षेत्र में ही है। कुल गरीबों की जो संख्या है उसका लगभग आधा 48.2% उप सहारा क्षेत्र में ही है। और गरीबों में एक बात और कही गई कि ये जो गरीबी है इसमें बालकों में जो गरीबी देखी गई है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, वो 27.9% बच्चों में है। यानी सर्वाधिक गरीबी बच्चों में दिख रही है, 27.9% बच्चों में, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये देखने को मिली है। गरीबों की संख्या में भारत है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। यानी पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है। तो भारत की रैंक इस वर्ष 2024-25 का जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक है 39वें। पिछले वर्ष ये रैंक थी 40वीं। पिछले वर्ष 40वीं थी, इस वर्ष 39वीं है। ठीक। और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में कुछ अन्य बातें भी बताई गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि टोक्यो योकोहामा विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब वो टोक्यो और योकोहामा है। टोक्यो जापान के और योकोहामा ये विश्व के सबसे बड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है। भारत में जो हब है वो है, भारत के हबों की भी बात की गई है। भारत में जो हब है प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स जो है वो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 भारत के क्लस्टर्स की बात की गई है। इसमें 105वां जो रैंक दिख रहा है, एक विकल्प 105वां है। तो ये जो भूख सूचकांक है, भूख सूचकांक में भारत की रैंक 105वीं बताई गई है। एक नई जो रिपोर्ट, एक अलग से जो रिपोर्ट भूख वाली आती है, तो भूख सूचकांक में भारत का जो है वो रैंक 105वां है। तो भूख सूचकांक, ठीक। 96वां एक विकल्प है। तो यह जो है भ्रष्टाचार का जो सूचकांक है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें भारत की रैंक इस पर 96वीं बताई गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसमें डेनमार्क को पहले स्थान पर दिखाया गया है और भारत का स्थान इसमें 96वां है। ठीक है। विश्व का सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला देश है। विश्व का सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला देश है। तो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला देश विश्व का सबसे बड़ा जो देश है
वो चीन है। 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे अमेरिका है, 3 नंबर पे जर्मनी है और 4 नंबर पे भारत है। 4 नंबर पर भारत है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के अनुसार पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है और चौथे स्थान पर भारत है। ठीक, तो आज ये कुछ प्रश्न हम लोग किए। इन टॉपिक्स को आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक।